नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इस वक्त बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं लगातार धरने पर हैं, लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि जो बीपीएससी की परीक्षा है वो सभी के लिए रद्द की जाए और री एग्जाम लिया जाए। वजह आप जानते हैं, अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि पेपर लीक हुआ है, परीक्षा में धांधली हुई है। ऐसे में जो रिजल्ट सामने आ गया है उस पर कैसे निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो ऐसे में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका भविष्य पूरी तरीके से दांव पर लग गया है। लेकिन जब भी बिहार की बात होती है, बिहार में होने वाले परीक्षाओं की बात होती है, तो पेपर लीक जैसे एक आम बात बन गई है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, अभ्यर्थी साल भर 2 साल तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। और ये आज से नहीं, बिहार में कई सालों से हो रहा है, जिससे अभ्यर्थी भी अब पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। आज 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए लड़ाई चल रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। और आज इस पूरे मामले को लेकर हम एक बहुत बड़ी खबर आप तक लेकर आए हैं। आपको बता दें, 67वीं पीटी परीक्षा के दौरान भी बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई थी, पेपर लीक के आरोप लगे थे, कई बड़े खुलासे हुए थे और उसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं इस बार, यानी कि 70वीं पीटी परीक्षा से। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक लेकर आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले में हमारे साथ बातचीत करेंगे और कई बड़े खुलासे भी करने वाले हैं। 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर सर अभी अभ्यर्थियों में आक्रोश है, धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब 67वीं परीक्षा हुई थी उस वक्त भी धांधली के आरोप लगे थे, पेपर लीक के आरोप लगे थे। ऐसे में कैसे जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं? सर, प्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल सिटी पोस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यह ज्वलंत मुद्दा जो हमारा आपका माने आम बिहारियों का यह मुद्दा है, इसके ऊपर मेरा लीगल एस्पेक्ट को जानने के लिए आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रही बात 70वीं बीपीएससी की, लेकिन एक आपने इसमें द्वंद्व हमारे बीच में पैदा किया है। फर्स्ट 67 को आपने जुड़वाया है, तो मैं बताना चाहता हूँ 70वीं जो बीपीएससी के परीक्षा में धांधली हुआ, जो आरोप है, मैं आपको बताना चाहता हूं हर्षिता जी, आप एक खोजी पत्रकारिता करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह घोटाला बीपीएससी में 67वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसी समय उभर करके आया। हालांकि एक करप्शन चल रहा था 91वीं 52वीं बीपीएससी से ही। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ का एक बहुत बड़ा दुर्दांत, कैसे पुलिस किसी को बना देती है, मीडिया वाले आप लोग बिल्कुल दुर्दांत अपराधी, तो एक दुर्दांत पुलिसकर्मी, वो तो पहले व्यक्ति था। आपको मैं बताता हूं, बिहार का एसएससी पेपर लीक करने में उसका नाम आया था। उसका नाम था रंजीत रजक, बाद में वो बिहार गवर्नमेंट में डीएसपी हुआ। और एक राजेश कुमार नाम का लड़का था भागलपुर का, ये दोनों मिलकर एसएससी के पेपर आउट किए थे, 4 सीटेड भी हुआ था। लेकिन देखिए उसकी कितनी पकड़ थी गवर्नमेंट में और बीपीएससी में कि खुद रंजीत रजक ने 53वीं और 56वीं बीपीएससी का ज्वाइंट हुआ था एग्जाम, और 56वीं और 59वीं का, 56वीं और 59वीं का, उसमें इसने डीएसपी में अपने आप को करा लिया। फिर आपको एक चीज बता रहे हैं, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब 67वीं बीपीएससी में घोटाला सामने आया, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तो सर्वप्रथम मैंने ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, मुझे याद है वो पीआईएल नंबर क्या था, 8496/2022 2022 में मुझे याद है, मैंने ही इकलौता ऑनरेबल, इसलिए कि मैं बिहार का वासी हूं, अधिवक्ता हूं, बिहार का एक जिम्मेवार नागरिक हूं, बिहार में हूं, तो इसके हैसियत से मैंने इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाई कोर्ट, इसलिए कि बिहार का तो वही जुडिकेचर बनता है, तो मैंने पीआईएल दायर किया। उस समय चीफ जस्टिस थे ऑनरेबल श्री संजय करोल साहब और जस्टिस एस कुमार की बेंच थी। तो चीफ जस्टिस श्री संजय करोल साहब और जस्टिस एस कुमार की बेंच ने इस पर एक्शन लिया। जब हम अपनी बातों को रखे तो उस समय बिहार गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट करते थे पटना हाई कोर्ट में लर्नेड एडवोकेट जनरल ललित किशोर बाबू ने कहा कि आप जो चीज़ मांग रहे हैं हम खुद एफआईआर करवाए हैं और हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरे अंदर, मैं कहना चाहता हूं बड़ा दुख भरा लहजा से, मैं बार बार कहता हूं कि अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की, बलात्कारियों की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन अब सरकार में उसकी कितनी अच्छी पकड़ थी और
लर्नेड एडवोकेट साहब ने कहा था, एडवोकेट जनरल साहब ने, कि हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। रंजीत रजक की गिरफ्तारी हुई, डीएसपी रंजीत रजक को। और देखिए, मैं स्पष्ट आपके सामने मैं बोलना चाहता हूं, यहां दो रंजीत का नाम आया, लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। एक यहां आईएएस थे रंजीत कुमार सिंह, अब वो गवर्नमेंट से उनकी अच्छी ताल्लुकात थी, अच्छी पकड़ थी, नीतीश जी के काफी करीब थे, उनका नाम आया और उनका हम कुकर्म आपके सामने कह दे रहे हैं। बिहार में जब शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी थे और रंजीत कुमार सिंह उसी विभाग के सेक्रेटरी थे आईएएस होने के नाते, तो उन्होंने बिना मंत्री के परमिशन से राताराती मोटी रकम लेके बिहार का बच्चा, थोड़ा भी जागरूक है तो लोग जान रहे हैं, जागरूक नागरिक, जिम्मेवार नागरिक जान रहे हैं इस चीज को, कि उसने पूरा डीओ और डीपीओ को पैसा लेकर ट्रांसफर कर दिया। बाद में विजय चौधरी की अच्छी ताल्लुकात मुख्यमंत्री से है, बड़ी मधुर संबंध है, उन्होंने फोन लगा के बोला, तो नीतीश जी ने पूरी बहाली पर स्टे लगाया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने वो आईएएस रंजीत कुमार सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया, एक एक्शन भी नहीं लिया। और मैं बताना चाहता हूं हर्षिता जी कि ये रंजीत कुमार सिंह गुजरात कैडर का आईएएस था और बिहार में आकर अन अकेडमी इंस्टीट्यूट खोला, कोचिंग। वो भी कैसे कैसे सुनते हैं कि दूसरे कोई सिन्हा साहब का था, उसने हड़प लिया। अब बताइए कि ये लोग कोचिंग चलाया, उस समय यही पूरे बिहार में नाम ये हुआ। छपरा में एक लड़का पैसा दिया था, उसके घर में जाकर के सरकारी मिशनरी लगा करके वहां डीएमएसपी को मैनेज करके उस लड़का को इसने पैसा 40 लाख रुपया लौटाया, पूरा आ गया था मार्केट में, आप नहीं लोग मीडिया वाले। और मैं कहना चाहता हूं कि 70 लाख रुपया लेकर के ये मार्केट में है, बिहार में है कि 700 लोगों को इन्होंने डिप्टी कलेक्टर बनवाया था। उसमें ये रंजीत रजक भी था। रंजीत रजक के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इसने अपने भाई को भी, प्रकाश कुमार को भी डीसीएल डिप्टी कलेक्टर में करा लिया था बीपीएससी में। सेटिंग इसकी देखिए। फिर इसने क्या किया कि एक अनिल रजक उर्फ अनिल कुमार और एक नाम मुझे याद है राकेश रजक, ये दोनों मौसेरा भाई था, अनिल और राकेश, और डिप्टी कलेक्टर में रिजल्ट करा दिया। किया क्या इसने कि फिर उसी अनिल से अपने बहन का शादी किया, बहनों ही था अनिल कुमार। थोड़ा सा और उससे मैं हटता हूं, ये 67वीं की मैं जो परिदृश्य है उसके बीच में ला रहा हूं, करप्शन कैसे हुआ था। एक क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष से बिहार प्रदेश के, उनके दोनों पुत्र अमित कुमार और अनिल कुमार थे, ये दोनों को हो गया यहां पर, एक को डिप्टी कलेक्टर में हुआ, एक डीएसपी में हुआ। अभी एक उसमें अनिल कुमार जो है उनको महाराजगंज में एसडीपीओ में पोस्टिंग है और अमित कुमार की पोस्टिंग इमामगंज में एसडीपीओ में ही सितंबर महीना में हुआ है जी। आप देखे होंगे, प्रिंट मीडिया वाले लिख रहे हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि 67वीं में जब ये मामला आया, जब जांच में ईओयू यहां पर पहुंची, तो एक चीज और उभर करके आया था कि एक सेक्शन अफसर बीपीएससी में, और उसने अपनी पत्नी कुमारी अनामिका का भी करा लिया बीडीओ में, डिप्टी कलेक्टर में। मेरा और कई लोग थे, नाम थोड़ा भूल रहा हूं, 2-3 साल पुराना मामला हुआ। लेकिन मेरे अंदर अब एक चीज, इस पर वाकया मैं इस रूप से कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा देखिए कि जिस रंजीत रजक ने मेरे पीआईएल पर कोर्ट के दबाव में जेल गया, लर्नेड एडवोकेट ललित किशोर बाबू ने कहा कि हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, तो अजब बिहार पुलिस की गजब कहानी देखिए। इसने क्या किया कि बाइज्जत चार्जशीट करवे नहीं किया, बरी हो गया। इसलिए न्यायपालिका के भी तो अपना एक क्षेत्र है, तो बरी हो गया रंजीत रजक। सरकार ने उसे डिसमिस भी नहीं किया, लेकिन उस पर 2 केस चल रहा था। एक तो केस चल रहा था कि भाई करप्शन का, दूसरा था आय से अधिक। इसकी कहानी मैं बता रहा हूं। इसने पेट्रोल पंप खोली, यानी आप देखे होंगे मार्केट में भी आया, प्रिंट मीडिया में, 12 परिवार को इसने डिप्टी कलेक्टर, खाली परिवार के लोगों को बनाया। तो बताइए कि जो परिवार के 12 लोगों को डिप्टी कलेक्टर बना रहा है, पेट्रोल पंप खोल रहा है, मार्केट में कितना लोगों को ये बनाया होगा। तो रंजीत रजक ने अमानवीयता, क्रूरता का नग्न प्रदर्शन किया, सरकार के नियमों को कुछ नहीं समझा, धज्जी उड़ाया। और नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू कहते हैं, इनके पूरे जो चरित्र था
उसको धजी धजी उड़ा दिया, ई मिलकर और रंजीत कुमार सिंह आईएएस ने मिलकर। जी जी, आप कह रहे हैं इतने बड़े बड़े लोग जब लगातार, जब पहले भी परीक्षाएं होती आई हैं उसमें जुड़े हुए हैं, उनका नाम सामने आता है पेपर लीक को लेकर, अपने परिवारजनों को वो नौकरी दिलवा देते हैं, ऐसे में क्या ये संभव नहीं है कि हर बार जब पेपर लीक होता है, और इस बार भी अभ्यर्थियों का आरोप है, तो क्या ये संभव नहीं है कि ऐसे ही कई बड़े नाम इस बार भी इस पेपर लीक में जैसा आरोप है उसमें शामिल हों? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट बोल रहा हूं, आप ये बताइए, जब वो पीआईएल हुआ था तो रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस थे, इतने बड़े घोटालेबाज, सरकार ने, नीतीश कुमार ने, मैं कहां कहता हूं कि नीतीश कुमार दूध के धुले हुए हैं भाई, तो सामने परिदृश्य के कैसे अपने लोगों को बचाते हैं। रंजीत कुमार सिंह से पूछना चाहिए था, जेल भेजना चाहिए था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तथाकथित सुशासन, ऐसे कुशासन क्या हुआ, नीतीश कुमार जी ने क्या किया, रंजीत कुमार को वापस गुजरात कैडर में भेज दिया। माने समझिए कि जो भ्रष्ट लोग हैं, नीतीश जी के पास कुछ गंगाजल है, छिट के शुद्ध करते हैं। लालू जी में वो लोग बहुत भ्रष्टाचारी थे, इनके क्या क्या है, वो सदाचारी। तो मेरा कहने का अभिप्राय हुआ कि 17वीं अगर एक रूप निखर रहा है कि घोटाला हुआ है, पेपर आउट हुआ है, तो हम बार बार कहते हैं कि उसमें रंजीत रजक एंड एक गिरोह जो है प्राइवेट लिमिटेड गुंडा का गिरोह जो बना लिया है पुलिसकर्मी होकर के, ये लोग का, रंजीत कुमार सिंह का भी हाथ हो सकता है। आप पता कर लीजिए, ये लोग कहता है कि फ्री में हम पढ़ाते हैं, ऑडिट चेक कीजिए कितना पैसा लेता है लोग, तो रंजीत कुमार सिंह का भी हाथ हो, इसलिए कि अनअकैडमी उसका चलता है यहाँ और लूट रहा है बिहार को, तो कहीं कुछ नहीं है। और लगातार आयोग की ओर से भी ये कहा गया है कि जो पेपर लीक होते हैं, जो बवाल हुआ था पटना के बापू सभागार में, इसमें कहीं ना कहीं कोचिंग जो संस्थान है उनका भी हाथ होता है, ये आयोग की ओर से माना गया है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, बार बार तो वही कह रहा हूं, सरकार सुने तब तो। मैं एक चीज और आपको दिखा देता हूं बानगी, जैसे कोचिंग वाले कह रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत हम कल्याण की बात करते हैं, इसकी ऑडिट सिर्फ चेक करें ना सरकार, सारा लोग उसमें फंसेंगे। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा मुद्दा हम दे रहे हैं कि उस समय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी नीतीश कुमार क्या, बाहर भाई, इनको अपने ये जात से आगे नहीं निकलते हैं। रंजीत कुमार सिंह को उसी नाम पर बचाए, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अमरिंदर कुमार सिंह, नंबर 1 लुटेरा। और नीतीश जी ने उससे तोहफा क्या दिया, जब बीपीएससी में 67वीं में हुआ कि भाई बीपीएससी का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होते हुए ओएमआर सीट वगैरह बदला था, ब्लैंक छोड़वा करके, नीतीश जी ने उससे पोस्टिंग दिया कहाँ, आपको मुंगेर के डीएम के रूप में। आपको मैं बताना चाहता हूं कि वहां भी इसने करोड़ों रुपया कमाया, धज्जी धज्जी उड़ा दिया नियम कानून को। तो क्या हुआ भाई, यही डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है, यही सुशासन है जी। कि शरीफ लोग मारे जा रहे हैं, शरीफ लोग पर कार्रवाई हो रहा है। अभी एक घटना मैं बता रहा हूं, अभी सुभाष गुप्ता किशनगंज और गोपालगंज का डीओ है, करोड़ों अरबों रुपया लूटा है। बहुत आंदोलन हमने किया तो सिर्फ सस्पेंड किया गया है, हालांकि वो भी पीआई हाईकोर्ट, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में लंबित है, डाले हैं हम। और अभी आरा का डीओ देखिए, श्री हसन, थाली भी बेच दिया। थाली खरीदना है अभी 1 से 5 तक के बच्चे के लिए, तो उसका वजन होना चाहिए 6ठी क्लास से 8वीं तक 270 ग्राम से 300 ग्राम, 50 ग्राम के भी वो वजन का थाली नहीं लिया है। ठीक उसी तरह से था 250 ग्राम से 270 ग्राम 1 से 5 क्लास तक के बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये अंधेरी नगरी चौपट राजा है जी। पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं, जैसा आप कह रहे हैं, कई बड़ी अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में संलग्न है, नाम भी आप ले रहे हैं, और 18 एसडीएम हैं, एसडीपीओ हैं, एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं, उन पर भी अब गाज गिरने वाली है क्या? क्योंकि उनको लेकर भी जांच चल रही है कि क्या उन्हें जो नौकरी मिली है वो सही तरीके से मिली भी है या नहीं, इसको लेकर भी अब जांच होने वाली है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, डबल सुप्रीम कोर्ट में भी मैं लिख के दिया था, उस समय धमकी हमको मिला था रंजीत कुमार सिंह और रंजीत रजक डीएसपी वगैरह, माने भ्रष्टाचारियों से, कि रास्ते से हटाएं। लेकिन मैं डरा नहीं, आज तक लड़ता हूं, आज भी ऑन कैमरा बोल रहा हूं। वो सब मेरे पास लीगल तो बचना पड़ेगा ना, ये लोग दुर्दांत अपराधी है, बाप पुलिसकर्मी होकर के भी। तो आप ऐसे समझिए कि मैं स्पष्ट रूप से आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं आम जनमानस के बीच में कि ये लोग का आज भी हाथ है, ये लोग का जांच होना चाहिए, मोबाइल ये लोग का जांच करे। देखिए, ये लोग के पास पैसा कहाँ से इतना आया? एक आईएएस की सैलरी क्या होती है? अगर एक ईमानदार आईएएस होंगे तो सैलरी आप समझ रहे हैं, उतना तो फ्लाइट से उड़ के गुजरात से रोज रोज पटना पहुंचते हैं। अब बताइए, संडे सैटरडे ये सब क्या है? कोचिंग को बढ़ावा है और अकूट संपत्ति। ये लोग 5-5 हजार 10 हजार करोड़ की। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, इसको आप समझिए कि ईओयू में केस आया था, उस समय ईओयू का के आरक्षी अधीक्षक था भाई, जो आरा में इतना बड़ा चार्जेस लगा था कि भाई बालू माफिया से पैसा लिया है, चार्जेस लगा था ना। और वो चार्जेस जब लगा तो मतलब समझिए कि क्या हुआ, उसी को ईओयू में रखे तो चार्ज फ्रेम क्या करेगा, बचा दिया सब लोगों को। अभी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बिहार में
डीजीपी श्री विनय कुमार और एडीजीपी श्री कुंदन कृष्णन जी की जोड़ी बनी है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये ओनेस्ट हैं, ब्रेव हैं और दोनों आईपीएस अफसरों में फाइटिंग स्पिरिट है। तो फाइटिंग स्पिरिट जब है तो उसके लिए सबसे बड़ा, देखिए फाइटिंग स्पिरिट तब आएगा जब आप ओनेस्ट और ब्रेव रहिएगा। ऑनेस्टी मस्ट चीज होता है। तो मैं कभी डीजीपी से बात भी नहीं करता हूं, कुंदन कृष्णन जी से बात भी नहीं कर, मैं कहना चाहता हूं लेकिन कि दोनों जोड़ी ईमानदार जोड़ी है। कोई नहीं कहता है, किसी से पूछिए थोड़ा जागरूक से कि ये लोग माने कभी कहीं पैसा लिए हैं, चाहे कोई पैसा कमजोरी रहा है सर्विस पीरियड में भी। तो अब लगता है मेरे अंदर दुख था जब ये रंजीत रजक जैसा व्यक्ति बाहर निकल गया, सरकार मुक्त कर दिया, फिर डीएसपी में इसकी पोस्टिंग करा दिया, तो मेरे जैसे लोगों को अंदर एक दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मौत सी मायूसी आई। लेकिन मैं काफी खुश हूं कि ये दोनों जोड़ी ने जब कहा कि रंजीत रजक एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड जो एक कंपनी गिरोह है, सिंडिकेट है भ्रष्टाचारियों की, इसकी संपत्ति जब्त होगी, तो मुझे लगा कि जब्त होगा तो आय से अधिक वाला में इशू ही डिसमिस हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं पत्रकार महोदया कि ये लोग को स्पेशल, जैसे अभी केंद्र सरकार में बधाई देता हूं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, इन्होंने कहा कि पेपर जो आउट करेंगे, गृह मंत्री जी को भी मैं देता हूं कि पेपर जो आउट करेंगे उनको आजीवन कारावास होगा। तो ये तो कह दिए, एक्ट बन गया, लेकिन कितने लोगों को आजीवन कारावास होता है ये देखना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग के आजीवन कारावास सरकार का तब होगा क्या ना कि डेमोक्रेटिकल कंट्रीज में, स्टेट में एक डर बनेगा पब्लिक में। डर, सही कह रहे हैं आप, डर बनाना बेहद जरूरी है। लेकिन हम बात करें अभी 17वीं परीक्षा की, तो जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके बातों से ऐसा लगता है जैसे उन्हें कार्यपालिका पर अब भरोसा नहीं रहा। न्यायपालिका के पास अब गए हैं अभ्यर्थी, लेकिन वहां भी अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है पूरे मामले को लेकर। ऐसे में जो छात्र हैं, सरकार पर से, आयोग पर से, कार्यपालिका पर से जो विश्वास है वो तो उठता नजर आ ही रहा है। लेकिन अगर ऐसे जो बड़े बड़े नाम आप ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी अगर पेपर लीक जैसे आरोपों में शामिल होंगे, उनका नाम सामने आएगा, कहां जाएंगे अभ्यर्थी, किस पर भरोसा करेंगे? और सुनवाई भी अभी पूरे मामले में हो नहीं पाई है। जी, बहुत आपने सारगर्भित प्रश्न किया है और प्रासंगिक प्रश्न किया है वर्तमान के लिए। और लेकिन एक चीज है क्या ना कि अतीत की परिप्रेक्ष्य में भी वर्तमान को समझना ही मेरा इतिहास होता है। तो इतिहास तो गंदा है भ्रष्टाचार का, बीपीएससी का। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, देखिए कल मैं जो बोला था, इसके पहले भी और आप लोगों के बीच में मैं बोला हूं, उस पर अडिग हूं, आज भी अडिग हूं, और कल भी आप अवसर देंगे तो मैं आऊंगा तो यही चीज बोलूंगा। स्टूडेंट से देर हो गई है। हुआ है क्या ना कि जैसे ही बापू परीक्षा केंद्र का नाम आया कि क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है, तो सरकार ने कैंसिल कर दिया। 15,000 समथिंग, 14,000 कुछ लड़के थे, 15,000 मान लिया जाए नियर अबाउट, सरकार ने परीक्षा ले लिया, पीटी का रिजल्ट भी दे दिया है। तो मैं यही चीज बोलता हूं, शायद स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगे। स्टूडेंट के साथ भी बहुत बड़ा गलती हुआ है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियां हस्तक्षेप कर दिया, उसको वोट के राजनीति बना लिया। समझ रहे ना, सब नियम कानून के विरुद्ध। इसलिए कोई कह रहा है कुछ नाम लेना उपयुक्त नहीं समझते हैं, हर आदमी का अपना इमोशन होता है किसी के साथ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ नया पॉलिटिकल पार्टी, कुछ एमपी लोग जिस तरह से किए हैं, अब बताइए कि पटना के सड़कों पर 8वां और 7वां क्लास के लड़का आके गाड़ी के शीशा फोड़ रहा है बिहार बंदी में कि बीपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए हम बंद करवा रहे हैं। तो खुद वो नेता एक भ्रष्टाचारी को, बच्चा को पैदा करा जिसको बीपीएससी का फुल फॉर्म पता नहीं है, वो जानता भी नहीं कि बीपीएससी क्या होता है। तो ये गुंडा राज है। और मैं कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट से देर हो गया है। अगर देखिए, मैं भी एक लॉयर हूं, तो बीइंग ए लॉयर पूछ रहे हैं, सहानुभूति बच्चे के पास है। जो भ्रष्टाचारी अगर रियल में है तो उनको सलाखों के अंदर कर दो, आजीवन कारावास की मैं मांग करता हूं। लेकिन बीइंग ए लॉयर मैं ये जरूर कहूंगा, इससे बड़े बड़े वकील भी लड़ रहे हैं मुकदमा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बच्चे जो अच्छे बीपीएससी के थे वो पुनः तैयारी में लग गए। आप बात को समझिए, जो भी ये बच्चे देख रहे हैं, ये बीपीएससी का एक भी बच्चा नहीं। ये करता है क्या ना, यहाँ गुंडा मवाली टाइप के पॉलिटिकल पार्टियां भी कर रहा है, कुछ उसी तरह से गुंडे नेताओं की। वो क्या करता है, मुसल्लापुर हाट से सब लड़के को उठा लिया। अब लड़का भाड़ा किराया पर रहता है, नहीं उठाएगा तो मारेगा, लोकल है सब, उठा करके रोड जाम करवा रहा है, शीशा फोड़वा रहा है। जो लड़के पढ़ने वाले थे, आप भी एक स्टूडेंट रही हैं, हम भी रहे हैं, होता था क्या ना कि कोई भी भ्रष्टाचार होता था, हम लोग लड़ते थे। हम लोग भी छात्र राजनीति में रहे, ऐसा बात नहीं है कि उससे दूर रहे हैं। एक अच्छा मेरा भी समृद्ध इतिहास रहा है छात्र राजनीति का। बड़े बड़े किसको, मधुप्रिया अपहरण कांड को मैंने बिहार में लाइटेड किया था। बीएन कॉलेज के उस समय दिग्गज प्रोफेसर रामजीवन भट्ट को मैंने गिरफ्तारी करवाया था, उनका बेटा का आविष्कार भट्ट को। मैं बता रहा हूं एक थोड़ा समझने के लिए। लेकिन
स्टूडेंट्स तो सब भाग गया, जो बाहर तैयारी करते हैं। बिहार के बच्चे बिहार अब पढ़ कहाँ रहे हैं, वो सब तो मुखर्जी नगर दिल्ली और कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। वो लोग क्या किए हैं कि सब चले गए। ये लंपट टाइप के लखेरा जो गुंडई करवा रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी नाम लेना उपयुक्त नहीं, बहुत बार नाम मैंने लिया। हाँ, राजनीतिक किया, एक ऊपर से टपक गया, वो कह रहा है कि भाई जो हम कह रहे हैं हम तो बिहार को एकदम गांधीवाद कर देंगे। ये सब क्या है? ये सब बिहारियों को ठगने का एक कुत्सित प्रयास है। और एक मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जब मैं लड़ रहा था उस समय 67वीं के खिलाफ, तो और उसके पहले भी करप्शन के खिलाफ, तो यहाँ के एक पॉलिटिकल पार्टी के अगुआ कहते थे कि अब की बार नीतीश कुमार, हम बार बार कहते थे कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। और बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। आप मेरी बातों को समझ, आज भी मैं बोल रहा हूं बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो। आपको चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, आप लगाइए अभी पटना के एसपी को, डीएम को, चाहे किसी को फोन लगाइए, आप लगा लीजिए बिहार के किसी डीएम एसपी को। अगर एक बार में कोई डीएम एसपी फोन उठाता है, घटना मैं बता रहा हूं परसों की आरा की घटना, कि मैंने एक महिला जिसका पति का 28 तारीख से अपहरण है और आरा एसपी के मिलने गया है रेजिडेंस पर, वहां नहीं लोग मिलने दिया। अंत में हम रीडर से अप्रोच किए तो बोला कि लीजिए ना एसपी साहब, तो हम बताए कि एसपी साहब आप बताइए कि किसी महिला का मांग का, इतने उधर मर्डर हो गया, उसको नहर में मार के फेंक दिया, किसी का मांग का सिंदूर चला गया। और आप हिंदुस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उम्र भी कम है, तो बताए तो उन्होंने एक चीज था कि रियलाइज किया कि ना गलती हुई है, हम एक्शन लेते हैं और फिर जो कार्रवाई होती है। ये बिहार के मतलब जिलों के एसपी डीएम का हाल है, कभी आपका फोन नहीं उठाएंगे। तो कैसे कहते हैं कि सुशासन है? आप हमारे पैसे मिलता है, ठीक है, आप हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, एक कर्मचारी है, लेकिन आपको फोन तो उठाना चाहिए ना। ठीक बीपीएससी में वही हो गया। देखिए इतनी बड़ी मतलब भ्रष्टाचार की परत हो गई है ना कि उसमें छेद भी करेगा ना, कितना अंदर तक जाएगा, दर्द नहीं देगा। इतना पैसा ही लोग के पास हो गया है, भ्रष्टाचारियों के पास, सरकार को खरीद लेता है। आज ईओयू में क्या बात है कि इतना दिन 2.5 साल लग गया जांच में, ये तो 6 महीना 4 महीना में जांच करके सलाखों के अंदर भेज देना चाहिए था। तो कहीं नहीं, ये अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है। हमारे आपके जैसे माने जो जिम्मेवार नागरिक हैं बिहार के, आप संदर्भ ये हुआ, लोग लड़ रहे हैं, देखते हैं, लड़ते हैं। बहुत लोगों को अभी देखिए लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला में 1640 करोड़ का लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला बिहार में हुआ था, जिसमें जहानाबाद का पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी का बेटा ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, आज तक जेल नहीं गया। ठीक है, टेंडर मैं ही उस पर आवाज उठाया था, टेंडर कैंसिल हुआ। तो कहने का अर्थ हुआ कि आप ये मान लीजिए बीपीएससी एक चारागाह बन गया है और इस हमाम में सारे लोग नंगे हैं, इसलिए कि आईएएस है, उसका भगना को हो रहा है, बेटा को हो रहा है, भतीजा को हो रहा है, मंत्री लोग करवाही ले रहा है, विधायक, जैसे अभी विधानसभा में बहाली होता है विधान परिषद में, सबने लूटा है, सबका परिवार देखिए दूर दराज के मतलब हुआ है, पैसा ले लेके खेल खेला है। तो हमारे समझ से लगता है कि अच्छे लोगों के लिए अब बिहार नहीं है, बीपीएससी नहीं है। और स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है और हम एक साधुवाद देना चाहते हैं स्टूडेंट को कि अब आप लोग पुनः स्टडी में लगिए। जो न्यायिक आप आ ही गए हैं, देखिए जब न्यायिक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में था तो फिर ये रोड पर और धरना पर सत्याग्रह चलाने की क्या जरूरत थी बिहार में, बताइए? ये तो स्टूडेंट को बर्बाद करने की बारी हुई, स्टूडेंट भटक रहे थे। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये जितने का मैंने नाम लिया, आज प्रिंट मीडिया में भी आ गया, 18 नहीं, ये सब तो हजारों में है। एक कुंडली सरकार खंगाले अगर रियल में कुछ करना है तो, और नाम जो है से अमर हो जाएगा डीजीपी विनय कुमार और कुंदन कृष्णन जी की, अगर इस पर जांच करा देते हैं दोनों जी। और अभी जो ये हैं उनका नाम है, अरे ईओई के जो देख रहे हैं मामला, सुनील कुमार जी का, जो दोषी है उसको आप सजा करा दीजिए ना भाई। हर स्टेट में कराता है, दिल्ली में चले जाइए, कितना आईपीएस चले गए घूस लेने में, में जेल के अंदर। यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, सबको मुक्त देख रहे हैं कि वो आदित्य कुमार आईपीएस जहानाबाद में रहा था एसपी, बाद में उधर गया था, उसने हाईकोर्ट के जज को फोन किया, बताइए 2 दिन में उसको पुलिस कोई चार्जशीट नहीं किया, निकल गया। तो ये सबके सजा कराने की जरूरत है। 10 गो आईपीएस को इसे भेजिए। ये सब जानते हैं क्या किया है? सास ससुर, दादी के नानी, नानी के दादी, ऐसे जोड़ जोड़ करके अकुट संपत्ति अर्जित, बेनामी संपत्ति अर्जित किए हुए है। तो ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। बेशक ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। और आज तीखी बात में आप सुन रहे थे पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण को, जो बड़े आरोप लगा रहे थे, बड़े खुलासे कर रहे थे। और बात केवल बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा की नहीं है, ये पूरी धांधली पेपर लीक को बिहार में कई सालों से चली आ रही है, जिसकी बात हमने आज अभी तीखी बात में भी की। और सभी जानते हैं कि जब भी हर साल बिहार में कोई ना कोई परीक्षा होती है, उसमें पेपर लीक का मामला कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है, और जो अभ्यर्थी हैं उनकी मेहनत बर्बाद हर साल होती है। और इसी तरीके से
मुद्दे को उठाया जाता है और मुद्दा फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और अभ्यर्थी जो हैं इंसाफ को लेकर लड़ाई लड़ते रह जाते हैं। और अभी भी कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर सड़कों पर हैं। उन्हें इंतजार है कि पटना हाई कोर्ट में पूरा मामला है, तो जब सुनवाई होगी तो कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छी खबर शायद पटना हाई कोर्ट के ओर से सामने आए। लेकिन आज तीखी बात में आप सुन रहे थे, बड़े आरोप लगाए जा रहे थे बड़े अधिकारियों पर। अब इस पूरे मामले में क्या सुनवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल तीखी बात में इतना ही। धन्यवाद।